हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 19 ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है। बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स में फॉर्मूलाज वही लगते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वही फॉर्मूलाज लगते हैं जो इक्विटी वाले में लगते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो पहले। इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डिवेंचर भी है, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर भी है। बात समझ लो, ये आपकी पूरी मेंटल एक्सरसाइज करवाएगा। दे आर सेइंग कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। जब आपको WACC निकालना है तो WACC दो चीजों के बेसिस पे दो चीजें होती हैं उसमें। एक तो वेट्स होते हैं, वो भी किसके, कैपिटल स्ट्रक्चर की। दूसरी हमें चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस, चाहे वो डेट है, डेट की कॉस्ट निकालनी होगी, ठीक है, आपको KD निकालना होगा, आपको KE निकालना होगा, आपको KP निकालना होगा। एक तरफ तो आपको वेट्स चाहिए WCC निकालने के लिए, दूसरी तरफ आपको कॉस्ट चाहिए। सर हमें परसेंटेज गिवन तो है, भाई ये कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन में क्या, आप देखो इन्होंने सबसे पहले के ही निकाला है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे ए करंट डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। क्या हो जाएगा, 30 पर शेयर है, विच विल ग्रो, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ और एवर। टैक्स रेट कितना मान के चल रहे हैं, 7.6। बच्चे पूछ रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस कहाँ से क्यों लिया, सर इश्यू प्राइस पे क्यों नहीं किया, नेट प्रोसीड्स पे क्यों नहीं किया। बच्चों नेट प्राइस, नेट प्रोसीड्स गिवन ही नहीं है, ये फ्रेश इशू वाला केस है ही नहीं, ये एग्जिस्टिंग शेयर्स वाला केस है। और जहाँ एग्जिस्टिंग शेयर्स का केस होता है वहां पर अपॉन में नेट प्रोसीड्स ना लेकर मार्केट प्राइस देते हैं, डन। नेट प्रोसीड्स देते हैं जहाँ न्यू इशू निकाला होता है, इशू प्राइस गिवन होता है, वो सब गिवन होता है। यहाँ तो इशू प्राइस गिवन ही नहीं है, फ्रेश इशू है ही नहीं, न्यू इशू है ही नहीं। तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स के केस में क्या लेते हैं अपॉन में, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। सर फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चों का, सर ये डिविडेंड वाले फॉर्मूले से ही क्यों निकाला, अर्निंग वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाला। इक्विटी शेयर तो CAPM से भी निकाल सकते हैं, अर्निंग से भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो CAPM से भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बच्चों जब अर्निंग गिवन नहीं है तो उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। जब CAPM का डेटा नहीं गिवन, CAPM के लिए रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न चाहिए होता है ना, बीटा चाहिए होता है, तो CAPM वाला फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई करेंगे। तो जब CAPM का डेटा नहीं गिवन, जब अर्निंग का डेटा नहीं गिवन, डिविडेंड का डेटा गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिविडेंड वाला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए। वो देखो बच्चों, सर ये 126 कैसे आया, अभी ये भी डाउट है। बच्चों फेस वैल्यू कितनी है, 3000 shares of 100 each. It is expected that the company will pay a current dividend of ₹20 per share, which will grow at 7.5% forever. The tax rate is ठीक है. You are required to calculate weighted average cost of capital, existing capital. The new weighted average cost of capital, if the company raises an additional 10 lakh debt by issuing 14% debentures, this would results in increasing the dividend to ₹25 per share and leave a growth rate unchanged for the plus 7.5%. बच्चों एक 126 गलत लिखा हुआ है, 26 डिवाइडेड बाय 160 into 100 divided by 160 into 100 plus 7.5। आगे बच्चों लॉजिकली देखा जाए, जब क्वेश्चन में D1 गिवन है तो उसे ही तो लेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में हमें D1 गिवन है तो उसे ही लेंगे, DPS का मतलब ही D1 होता है, ₹20 ही आएगा ये करेक्शन कर लो। तो बच्चों D1 20 क्वेश्चन में गिवन है, उसे ही लेंगे, ठीक है ना। और ये डिविडेंड ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज होगा। डिविडेंड के भी दो फॉर्मूलाज हैं, एक सिंपल डिविडेंड से हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, और दूसरा किससे निकालते हैं, ग्रोथ से। तो अगर क्वेश्चन में ग्रोथ गिवन है तो इट इज इम्प्लाइड कि हमें ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। अच्छा अगर अर्निंग गिवन होती तो EPS गिवन होता तो कौन सा फॉर्मूला, अर्निंग वाला फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। अब डिविडेंड गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, प्लस ग्रोथ भी गिवन है तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ वाला फॉर्मूला। ये 4-5 फॉर्मूलाज जो हैं उनमें से कौन सा यूज करना है, किस पर डिपेंड करता है, हमें क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, नेट प्रोसीड्स है इसमें, चेक कर लेते हैं पहले, देखते हैं जरा। द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ए पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स 100 का है, कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। बच्चों इसमें फॉर्मूला यही होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, कुछ नहीं गिवन तो 100 ले लो,
अभी हम ए पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं, बी पे नहीं गए। सॉल्यूशन ए पार्ट का है, इसीलिए मैं बी को रीड करना छोड़ देता हूँ बाद में। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल लेंगे। अब डिवेंचर्स रिडीमेबल है क्या? सर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। रिडीमेबल होंगे। ठीक है बच्चों, WACC निकालते टाइम ना एक बात और ध्यान देना। WACC में जो भी हमें कॉस्ट चाहिए होती है, चाहे KD चाहिए, चाहे KE चाहिए, चाहे KP चाहिए, ये सब चाहिए होते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी चाहिए होती है, ये सब चाहिए होती है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है। और एक बात याद रखना कि यहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी है, ये भी आफ्टर टैक्स निकल रही है, ये भी आफ्टर टैक्स है। ऐसा नहीं है कि नीचे लिखा हुआ है तो वही आफ्टर टैक्स है। हमें WACC के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है वो आफ्टर टैक्स चाहिए होती है। अच्छा, डिबेंचर में सिर्फ टैक्स का इफेक्ट क्यों दिखाना पड़ा, इक्विटी और प्रेफरेंस में क्यों नहीं दिखाना पड़ा, टैक्स को क्यों नहीं लिए? बच्चों लॉजिक ये है कि डिविडेंड जो होता है वो होता ही आफ्टर टैक्स है। डिविडेंड की पेमेंट ही कैसे होती है? आफ्टर टैक्स होती है। पहले प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचता है, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। यस और नो? यस। डिविडेंड शेयर्स पे होता है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है। तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे, उसके बदले तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। तुम किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदोगे, उसके बदले तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को क्या लिख सकते हैं सर? इसको KP भी लिख सकते हैं या फिर CP लिख सकते हैं, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स को KD भी लिख सकते हैं या फिर PD लिख सकते हैं। अच्छा, टैक्स का इफेक्ट सिर्फ किस में लिया है? डिवेंचर्स में लिया है, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट टैक्स से पहले होती है। इंटरेस्ट की पेमेंट टैक्स से पहले होती है, इसलिए जब इसमें लेंगे आफ्टर टैक्स, अगर आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर चाहिए तो बच्चों ये आई है। आई डिनोट्स इंटरेस्ट। आई ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, आई ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। बच्चों डिवेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12% गिवन था क्वेश्चन में, देख 12%। तो इंटरेस्ट 12% है, 100 पे 12% कितना हो गया? 12। 100 फेस वैल्यू है, उसका 12% कितना हो जाएगा? 12। इंटरेस्ट कितना ले लिया? 12 ले लिया। अच्छा, टैक्स का रेट क्वेश्चन में गिवन है 50%, तो 1 माइनस टैक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5। नेट प्रोसीड्स मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो कितने ले लेते हैं? फेस वैल्यू ले लेते हैं 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, कितना आ जाएगा? 6%। कितना आ जाएगा? 6%। बच्चों वैसे एक बहुत आसान ट्रिक है, बताऊं? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का सीधा तरीका ये होता है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको या 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा निकल आएगा। ठीक है, सीधा आ जाएगा आंसर। 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हमें, हमारे पास तीनों की कॉस्ट है और तीनों की वैल्यू पहले ही गिवन है। वैल्यू के बेसिस पे वेट्स ले लेंगे। वैल्यू के बेसिस पे देखो क्या निकाल लिए, वेट्स निकाल लिए। इक्विटी हमारे पास 20 लाख, प्रेफरेंस हमारे पास 5 लाख, डिवेंचर हमारे पास 15 लाख, टोटल 40 लाख। वेट्स निकाल लिए इनके। स्पेसिफिक कॉस्ट लिख ली यहाँ पर, इसके बेसिस पे क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। बी पार्ट कर लिया आप लोगों ने। बी पार्ट में क्या है? द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी रेजेस एन एडिशनल 10 लाख debt by issuing 14% debentures. This would result in increase the dividend rate to rupees 25 per share and leave the growth rate unchanged, but the price of the share will fall to rupees 150. बच्चों डिविडेंड चेंज होके 20 से कितना हो जाएगा? ग्रोथ रेट सेम रहेगा। मार्केट प्राइस 160 से 150 आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोबारा निकाल लोगे, न्यू डिविडेंड भी आ गया, न्यू ग्रोथ रेट सेम है और न्यू मार्केट प्राइस भी आ गई 7.5%। डिवेंचर्स का एडिशनल का 14%। जो एडिशनल डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? 14%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे केस में, बी के केस में इतनी आ गई।